हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू ऑफलाइन क्लासेस। तो जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी एडवांस का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मासेस। ये आपका जी एडवांस में और जेई मेंस में दोनों में बहुत हाई वेटेज टॉपिक है। ये याद रखें, बहुत हाई वेटेज है। आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, बार बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, उसके बाद वेंटो फैक्टर क्या होता है। तो जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं हेडिंग देता हूं, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। अब सबसे पहली बात यह आती है कि सर एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। एबनॉर्मल का मतलब आपको दिख रहा है कि यहां पे कोई ना कोई एरर है। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू आप बोल सकते हैं या थ्योरेटिकल वैल्यू भी कहा जाता है, वो हमारी मैच नहीं करेगी। क्या होता है कि आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता होगा कि हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मैं बात करता हूँ किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेता हूँ, यहाँ आपको समझाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, केबीएम होता है, वेर एम इज मोलैरिटी एंड बी इज द इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। अगर मैं यहां से इसको थोड़ा ओपन अप करूं, के बी मोलैरिटी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये बात सबको पता है, इट्स मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको थोड़ा और ओपन अप करेंगे, आपको दिखेगा डेल्टा टी बी। के बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं हमारे पास क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये सब कुछ बताने का मेरा एक ही मकसद है, यहाँ पे आपको ये समझाने का मेरा एक ही मकसद है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर आप मोलर मास जो है सो सोल्यूट का निकाल सकते हैं। और रिलेशन भी हमें दिख रहा है कि क्वालिटेटिव, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं कि जो डेल्टा टी भी होता है, मतलब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, कहने का मतलब ये, मैं किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर मोलर मास निकाल लेता हूँ सोल्यूट का। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो मोलर मास आप निकालते हैं यहाँ से, जो एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं मोलर मास सोल्यूट का, वो आपके ट्रू वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसका मतलब एबनॉर्मल मोलर मास कब अक्कर करता है, ये अक्कर करता है तब जब आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपकी मैच नहीं करती आपकी ट्रू वैल्यू, या फिर आप बोल दो एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो ये ध्यान रखिएगा इस बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एबनॉर्मल मोलर मास इट अक्कर्स व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास का मतलब है कि जो आपने ड्राइव किया है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, मैं ब्रैकेट में करता हूं ड्राइव्ड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सी डॉट जी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जी, यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। इट अकर्स व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास दैट ड्राइव्ड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डजंट मैच विद द ट्रू वैल्यू, विद ट्रू या बोलते हैं एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास। तो ये आपका एबनॉर्मल मोलर मास होता है। आपको समझ आ गया होगा कि ये सब मैंने क्यों बताया। यहां से सिर्फ एक ही मतलब था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगी। अब चेक करते हैं कि ऐसा, मैंने कहा कि ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात तो ये आएगी कि सर ऐसा हुआ क्यों है। यहाँ पे हमारे पास वो क्या क्या कंडीशन है, कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे वो कंडीशन रह चुकी हैं कि जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। अगर हम चाहें कि जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये सेम आ जाए, ये मैच कर जाए, तो क्या कंडीशन है। तो कंडीशन सुनिएगा, कंडीशंस, ये कंडीशन वो है ताकि हमारे पास जो
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू की इक्वल आए। तो पहली कंडीशन, आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, शुड बी डाइल्यूटेड, मतलब या दूसरा बोल दो कि कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, तब ठीक है। ठीक है जी, कहा गया। फिर क्या है सेकंड, क्या है सेकंड, ये है कि जो आपका सोल्यूट है, जो आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, वो ना डिसोशिएट हो और ना ही वो एसोसिएट हो। तो ये सेकंड कंडीशन है, सोल्यूट मस्ट नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन दी सोल्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, देखो हम इसको कंट्रोल कौन सा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम डाइल्यूटेड कर सकते हैं सॉल्यूशन को, लेकिन जो सेकंड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि जो सोल्यूट है वो उसका नेचर होगा ना जी सोल्यूट का। अगर सोल्यूट कैसा हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ, कैसा हुआ ध्यान सुनिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो ना ही डिसोशिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा। लेकिन अगर आपका सोल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो वो डिसोशिएट भी हो सकता है या फिर एसोसिएट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने, तो ये हमारे कंट्रोल में है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको कंट्रोल नहीं, तो यहाँ पे हमें कोई करेक्शन फैक्टर ढूंढना होगा कि कौन सा करेक्शन फैक्टर है जिससे आपकी वैल्यू, हमारे जो फॉर्मुलाज हैं वो सही हो जाए। तो वो फैक्टर होता है बच्चे वेंटो फैक्टर, उसके बारे में आप जानते हैं आगे। चलिएगा, पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि डिसोशिएट और एसोसिएट जब होता है कोई सोल्यूट तो होता क्या है, तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जरा सुनिएगा मेरे बारे में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं कि सपोज कीजिए डिसोसिएशन हो रही है, कि डिसोसिएशन है हमारे पास, डिसोशिएट हो रहा है सॉल्यूट। अब ये भी याद रखिएगा डिसोशिएट होने का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को अगर दिक्कत हो जाए। डिसोशिएट होने का मतलब ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, ये तभी हो पाता है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे कौन कौन से जी, एसिड, बेसिस या फिर आपके सॉल्ट्स, वो सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अगर वो सोल्यूट की, यहाँ पे हमने उसको एज अ सोल्यूट यूज किया तो वो डिसोशिएट होकर, डिसोशिएट होने का मतलब है अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास कोई सोल्यूट, आपका सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी है। अगर ये डिसोशिएट होगा मेरे बच्चे तो कैसे होगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब ध्यान सुनिएगा अगेन कि जो ए बी है ये वन सिंगल मॉलिक्यूल है अगर मैं लूं, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ही डिसोसिएशन हुई तो आपका क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो गए, दो बन गए ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। यहां से खेल शुरू होता है सारा। तो हम सिंपल समझते हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से कि जब डिसोसिएशन हुई, अपॉन डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, और एक बात ध्यान रखेगा इलेक्ट्रोलाइट है मेरे बच्चे जो डिसोशिएट हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, अगर यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ वो डिसोशिएट नहीं होगा जी, याद रखिएगा। इसको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जब हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपके क्वेश्चंस में। अपॉन डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, अगर डिसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन होने से हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है जी, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो कहा गया फिर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब रिकॉल करिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हैं वो डिपेंड करेंगी आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। अब देखो डिसोसिएशन से हुआ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे ना, पहले कम थे अब क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस, कहा गया। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज करेगी, लेकिन ये क्या होता है, आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास होता है सॉल्यूट का, तो इससे हमें पता चलता है मोलर मास जो होगा वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस, तो मोलर मास सॉल्यूट का डिक्रीज कर जाएगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई हमारी एक्सपेक्टेड। अब सोचो कि ये कोई आपका, देखो सिंपल कंसेप्ट समझ रहे हैं, हमने लोग रट्टा नहीं मारना। अगर ये NaCl होता तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ आयन ज्यादा बन गए। NaCl का जो मोलर मास होगा वो Na का, और Cl नेगेटिव जो अभी आपका Cl है उनका क्या होगा, जो एटॉमिक मास है वो आप ऐड कर सकते हैं, वैसे हमको फॉर्मूला मास बोलते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आप सिंपल शब्दों में समझें इस बात को कि जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो डिक्रीज कर गया जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल, देखो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो एक्सपेक्टेड है उससे मोलर मास क्या आएगा, कम आएगा। तो यहां पे याद रखिएगा, अगर डिसोसिएशन होने पे क्या होता है, डिसोसिएशन होने पे हमें ये पता चला कि आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये अगर वो ज्यादा हो गई, ये भी बोल सकते हैं जो थ्योरेटिकल मोलर मास है, थ्योरेटिकल मोलर मास ग्रेटर देन दी थ्योरेटिकल को एक्सपेरिमेंटल से ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास से ज्यादा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं सेम केस लेकर चलता हूं, दूसरा सेकंड केस आपका जो आपका है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है, आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत, एसोसिएट होना, मतलब काफी सारे बंदे मिलकर अगर एक सिंगल एसोसिएशन में एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा यहीं पे होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, काफी सारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक सिंगल बिगर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं जी। तो मैं लेके चलता हूं एसोसिएशन। अब हुई हमारा एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगी, अब ये बात भी आती है आप कहीं सर देखो इलेक्ट्रोलाइट तो हो गए थे आपके डिसोसिएट, तो एसोसिएट कौन होता है, ये यहाँ पे एक जनरल रूल आता है आपका कि आपका जो सोल्यूट है वो आपका एसोसिएट तब होता है अगर जो आपका सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूट इन जनरल associate in non-polar solvents। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आपका सॉल्वेंट चेंज हो जाता है, मैं सोल्यूट कॉमन रखूंगा और जो आपका सॉल्वेंट है वो चेंज कर दूंगा, तो आपको दिखाई देगा कि एक टाइम पे वो डिसोशिएट, दूसरे टाइम पे वो एसोसिएट करेगा। अगर आपको पता है वो एग्जांपल तो मुझे जरा बता सकते हैं, आप कमेंट में ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा एसोसिएट होने का मतलब आपके क्या होना, आपके 2, 3 या 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर अगर सिंगल मॉलिक्यूल बिगर मॉलिक्यूल बनाए उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। कि मतलब क्या होगा, 2 और मोर molecules combine together to form single bigger molecule। अब यहां भी एक बात और कि अगर मेरे पास मान लो एक सोल्यूट है ए, ये सोल्यूट है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स लेता हूं, लेट्स से सपोज करना हमारे पास टोटल पार्टिकल्स n है, इसके n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। तो ये जब एसोसिएट होंगे तो n के n पार्टिकल जो हैं वो आपके एक साथ जुड़ जाएंगे और क्या होगा, एक बिगर मॉलिक्यूल बन जाएगा ए। तो यहां पे हमारे पास क्या है, n सिंगल पार्टिकल्स हैं और यहां पे क्या बन गया, 1 सिंगल पार्टिकल। तो एसोसिएट होने पे क्या हुआ, अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एसोसिएट होने पे जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। तो वो सेम आपका फ्लो चार्ट बन सकता है कि
अपॉन एसोसिएशन, अपॉन एसोसिएशन क्या हुआ जी, एसोसिएशन पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या करके डिक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गए, तो इससे क्या हुआ, इससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है जी। तो अब आपको क्लियर कट हो गया होगा इस केस में क्या होगा, थियोरेटिकल वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल से क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं ये लिखा तो यहाँ पे इसका रिवर्स उल्टा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपको क्लियर कट हो गया होगा कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने पे आपका जो एबनॉर्मल मोलर मास कंसेप्ट क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो चेंज हो जाते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि आपका एबनॉर्मल मोलर मास कंसेप्ट क्यों आया है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो चेंज होने के कारण आपका कंसेप्ट आता है एबनॉर्मल मोलर मास का, क्योंकि वो एसोसिएट या डिसोसिएशन पे ऐसा होता है। तो चलिए जी अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि हमने डिसोसिएशन एसोसिएशन पढ़ ली। अब वो करेक्शन फैक्टर क्या था, मैंने उसका नाम लिखा था वेंट ऑफ फैक्टर, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो करेक्शन फैक्टर क्या है और वो कैसे काम करेगा, कैसे हम उसको अपने फॉर्मूलाज में अप्लाई करेंगे। तो वेंटो फैक्टर असल में एक रेशो है मेरे बच्चों, वेंटो फैक्टर क्या है, एक रेशो। कौन सी रेशो कहा गया, वेंटो फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ये भी ध्यान रखिएगा, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई। जो वेंट ऑफ है ये नाम है साइंटिस्ट का जिसने इसको बताया था कि हाँ जी कौन सा फैक्टर उसने रिलेट किया था यहाँ पे। वेंटो फैक्टर जो है उसका वो आई है, असल में ये क्या होता है, तो कहा गया जी इसको जरा डिफाइन कीजिएगा, ये डेफिनेशन याद रखिएगा जी आप, इसको 3 टर्म्स में हम कर सकते हैं, मतलब जो आपका वेंटो फैक्टर है इसको 3 टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। किस किस टर्म्स में कर सकते हैं, मैं आपको पहले एक रिलेशन बता दूं। मैंने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, और ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आई की वैल्यू है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी इन टर्म्स ऑफ कर सकते हैं डिफाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो आपका मोलर मास है सोल्यूट का उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जरा सुनिएगा पहले आई को डिफाइन कैसे करते हैं। हम आई को डिफाइन कर, मैं आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में लेके चलता हूं पहले कि इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एबनॉर्मल, आपका ऑब्जर्व्ड है, दूसरी क्या होगी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये याद रखेगा। कई बच्चे पूछेंगे सब ऑब्जर्व्ड क्या है, ये नॉर्मल, मैंने आपको पहले बता चुका हूं नॉर्मल का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या जिसको आप बोलते हैं थियोरेटिकल। जो ऑब्जर्व्ड है वो आपके एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जर्व्ड है वो एक्सपेरिमेंटल होती है और जो नॉर्मल है वो आपकी थियोरेटिकल वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा। अब इसकी टर्म में आपने देखो यहाँ पे सिंपल बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में भी डिफाइन कर सकते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएंगे, अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट में करना है तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आएंगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखें तीनों डेफिनेशंस को। अब नेक्स्ट पूछा जाता है कि अगर एसोसिएशन हुई, एसोसिएशन हुई, अब आप चेक कर सकते, मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ा हुआ है पहले ताकि आपको क्लियर कट हो जाए, कोई रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है। एसोसिएशन होने पे कहते हैं कि आई की वैल्यू पे कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कमेंट करने का मतलब ये कि बताइएगा कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये रेशो आपको दिख रही है एसोसिएशन। एसोसिएशन होने पे क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होगी ना, तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है,
लेस देन 1 हो जाएगा आई की वैल्यू। लेस देन 1 क्यों हो जाएगा? आपको दिख रहा है जो ऑब्जर्व्ड है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो कम हो जाएगा ना आपका, और जो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल रहेगी, जो ट्रू है वो ट्रू है। तो आपकी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी? आपकी क्या हो जाएगी? लेस देन 1 आ जाएगा। अभी सबको पता ही होगा लेस देन 1 आ जाएगा। और डिसोसिएशन होने पे क्या होगा? डिसोसिएशन होने पे आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और अगर ना ही डिसोसिएशन हो, नीदर एसोसिएशन, नीदर डिसोसिएशन, ना ही एसोसिएशन हो रही है और ना ही डिसोसिएशन हो रही है, तो उस टाइम पे आई की वैल्यू 1 होगा। आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आप वैसे भी शॉर्टकट फॉर्म में याद रख सकते हैं, वैसे तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इसका लॉजिक सिंपल है। यहाँ से लॉजिक आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये रेशियो कैसी आएगी, सिंपल आपको दिख रहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है एसोसिएशन में वो कम रहेगी। आपके सामने ही मैंने करवाया है, सब लॉजिकल है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि सर हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए ये याद करने का, याद तो सिंपल है। एसोसिएशन का मैंने बताया था, एसोसिएशन मतलब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाना, तो मतलब लेस देन 1 हो जाएगी। डिसोसिएशन में पार्टिकल ज्यादा बनते हैं तो मतलब बिखर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इस बात को। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, ये वेंटो फैक्टर आई मैंने आपको समझाया। अब जो नेक्स्ट है, कई बार ये पूछा जाता है कि सर एक हमें जो सवाल आता है कई बार बहुत जे एडवांस में या आपके जेई मीन्स में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक और टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुना होगा आपने, ये +1 टॉपिक से आया। कौन सा टॉपिक है? इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिएगा इसके बारे में। इसको रेट कैसे किया जाता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे होता है ये। तो इंट्रोड्यूस कैसे होगा? मैं कहता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले लेते हैं, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। सब इससे परिचित होंगे मेरे ख्याल से, सबको पता होगा कि हाँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है जी। इसके बारे में हमें सबको +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुन लें एक बार और। अब सबसे पहले आपको इसको पता होना चाहिए कि ये है क्या, व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो नाम से पता चल रहा है, डिग्री ऑफ, डिग्री का मतलब एक्सटेंट, कि मतलब किस एक्सटेंट तक कोई जो सब्सटेंस है वो डिसोशिएट हुआ है, किस पे? अपने आयंस में, मतलब वो कितना टूट चुका है, अपने आयंस में कितना बिखरा है, किस एक्सटेंट तक है। एक्सटेंट का मतलब 70% टूटा है, 80% हुआ है, 90% कितना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन है ये, ऑब्वियसली फ्रैक्शन, डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस। जो टोटल सब्सटेंस आपने पहले यूज किया था, जो आपने डाला है किसी भी सॉल्वेंट में, उस टोटल सब्सटेंस का कितनी फ्रैक्शन आपकी क्या हो चुकी है? डिसोशिएट हो चुकी है अपने आयंस में, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा गया। इट्स डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस डिसोशिएटेड इनटू इट्स आयन, इनटू इट्स आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो अल्फा का मेरे ख्याल से फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड इनटू आयंस, कितने मोल्स के आयन बने, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने लिए गए। अब जो जी एडवांस में आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन चलता है, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी पे भी बेस्ड है, आप चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, वहीं से आपके जेईई एडवांस या जेईई मेंस में आता है। देखो जेईई एडवांस में तो मिक्सिंग होगी होगी, मल्टी कंसेप्ट होगा, वो दिख ही रहा है यहाँ पे, मल्टी कंसेप्ट हो रहा है चीजें। आगे मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि ये चलो सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक कोई भी सोल्यूट था, लेट से, ठीक है जी, कोई सोल्यूट था ए। अब कहते हैं डिसोशिएट करवा दो जिसको, डिसोशिएट करा दिया। मैं कहता हूँ कि इसके आयंस में कन्वर्ट हुआ है, पहला आयन बना A1, फिर A2, फिर A3 बना, ऐसे जाते जाते कितने आयन बन गए? M बन गए। M का मतलब आपको याद होगा, M मीन मंकी,
तो m आयंस, टोटल m बन गए कितने आयंस बन गए जी, m आयंस बने, m आयंस फॉर्म हो गए। मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास जो सोल्यूट था उसका मैंने 1 मोल लिया, इनिशियली कितना लिया था मैंने, ध्यान रखिएगा इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने हैं, 1 मोल है। अब आपको दिख रहा है, मैंने कहा कि सपोज कीजिएगा ये जो आपका ए है, जो आपका कौन है सोल्यूट है, ये डिसोशिएट हो चुका है कितना, मैंने कहा जी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है इसकी सोल्यूट की। तो आप कहेंगे सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट के आयंस में कितने बने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1, तो इसका मतलब अल्फा ही कितने बने, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन कितने हुए हैं आयंस में कन्वर्ट, अल्फा हुए हैं। तो पीछे बचे जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा तो हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास कितने बचे हैं 1 माइनस अल्फा, मतलब ये तब था जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, ये तब था जब टाइम इक्वल टू 0 था, तो 1 माइनस अल्फा बने। नेक्स्ट कहेंगे सर ऑब्वियसली अगर अल्फा यहां से रिड्यूस हुए तो ये सब अल्फा में गए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल आयंस कितने बने होंगे, इसके मोल्स कितने बने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड m अल्फा, ध्यान रखिएगा m अल्फा, ठीक है जी। तो अगेन हम अल्फा पे आते हैं, ठीक हो गया, यहां से आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा इसको। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है कि आपका वेंटो फैक्टर, वेंटो फैक्टर की डेफिनेशन मैं दोबारा यहां से लिखता हूं। वेंटो फैक्टर हमने समझा था नंबर ऑफ मोल्स में, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो आई होता है क्या था, ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टर्म्स में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या था, एक्सपेरिमेंटल। अब मैं लेकिन तो मैं तो मोल्स में लेके जा रहा हूं, तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो क्या होगा ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय जो थ्योरेटिकल जो नॉर्मल है, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। आपके सामने देखो जो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व्ड कितने टोटल जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हुआ, टोटल कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, ये हमारे पास टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स है, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए गए थे जी, पहले 1 लिए गए थे, बात क्लियर है। तो यहां से पता चलता है कि जो आई की वैल्यू है वो 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, और आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, इसको थोड़ा सा और फाइन करें तो अल्फा कितना आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। ध्यान रखिएगा इस बारे में, ये आपका फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट निकला किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, ये फॉर्मूला कभी आप भूलेंगे नहीं। ये ड्राइव कैसे किया है ये भी आप याद रखें, कंसेप्ट याद रखें, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, कि अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 होगा। ये किसके लिए है, डिसोसिएशन, बार बार बोल रहा हूं डिसोसिएशन के लिए है। m क्या है, m नंबर ऑफ आयंस कितने बने। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप क्लैरिटी हो जाएगी m का मतलब क्या है। देखो मान लो मेरे पास NaCl है, तो डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने 2, तो m की वैल्यू कितनी है 2। सपोज कीजिए आगे हमारे पास है Al2 Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसको आप बैलेंस करेंगे ट्वाइस हो जाएगा, ये थ्राइस हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने 5, तो m5 हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये m क्या है, इन क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये डिसोसिएशन का मतलब क्या है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं सेम कंसेप्ट लेके चलता हूँ किसके बारे में, एसोसिएशन के बारे में। ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ पे डिसोसिएशन की तो एसोसिएशन भी करेंगे, ये आपके सामने एसोसिएशन थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एसोसिएशन के लिए, आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला पता चल जाता है। देखो जो हमारा लॉजिक है, लॉजिक चेंज नहीं होने वाला, लॉजिक वही है, वही सेम फॉर्मूलाज है। लास्ट में जाके आप चेक करें, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि मेरे पास क्या है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास n सिंगल मॉलिक्यूल्स थे, n सिंगल पार्टिकल्स थे, उन्होंने मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल बनाई है, n की वैल्यू यहाँ पे मैटर करेगी। अब m की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा 1/n कैसे आएगा, तो फॉर एसोसिएशन आपका जो अल्फा होगा i माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1, ये आ जाएगा मुझे, लॉजिक सेम है वही, ठीक है। लेकिन n क्या है, ये n है कि कितने सिंगल मॉलिक्यूल्स आपके, मतलब अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 होगी तो मतलब क्या होगा कि 2 पार्टिकल्स मिलकर क्या बना रहे हैं आपके
बिगर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल समझेगा यहाँ पे। एसोसिएशन में मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लो आपका एसिटिक एसिड है, जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड लिया मैंने कहा कि सपोज करते हैं ये डिसोशिएट आपका सॉरी एसोसिएट हो गया। एसोसिएट होने का मतलब क्या होता है, कैसे एसोसिएट होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH जी, ये एक मॉलिक्यूल हुआ आपके एसिटिक एसिड का। दूसरा क्या होगा जी, दूसरा यहाँ पे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो दो पार्टिकल्स हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड के, वो कंबाइन होंगे थ्रू H बॉन्डिंग और क्या होंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएट होंगे जी। तो यहाँ पे जो N है वो 2 होगा। N2 होने का मतलब इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है डाइमर, डाइमराइजेशन भी कहा जाता है। ये भी रखें कि जो जो आपकी लैंग्वेज है इसको बहुत अच्छे से पकड़, डाइमराइजेशन को पर बच्चे पकड़ ही नहीं पाते सर, डाइमर का मतलब डाइमराइजेशन बोल दिया जी। डाइमराइजेशन का अगर ये क्वेश्चन में वर्ड आएगा तो डाइमराइजेशन का मतलब सिंपल है कि आपके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बिग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू आपको गिवन है। अगर ऐसा ही आपका क्या होगा, ट्राइमराइजेशन होगी, ट्राइमराइजेशन तो N3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे पता है टेट्रामराइजेशन, तो मतलब आपकी N4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा था कि मैं एक आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जो सोल्यूट होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट होने पे उसका फर्क होगा, वो एसोसिएट और डिसोसिएट होगा। वो आपका कौन है, वो आपका एसिटिक एसिड ही है। तो सिंपल ले लेते हैं जी, ये जो एसिटिक एसिड है एसोसिएशन हुई है, तो ऑब्वियसली मैंने एक बात आपको सिंपल समझाया था कि एसोसिएशन कब होती है, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब एसिटिक एसिड किस में डाला होगा, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में, दैट इज एग्जांपल बेंजीन में डाला होगा। ठीक है जी, याद रखिएगा यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि एसिटिक एसिड ये एसोसिएशन हुई है, कब हुई है एसोसिएशन एसिटिक एसिड की, एसोसिएशन हुई कब, एसोसिएशन होगी कब हुई, जब आपका सॉल्वेंट कौन था, सॉल्वेंट था जी आपका बेंजीन। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहता हूं मैंने क्या किया जी, मैंने एसिटिक एसिड को डिसोसिएशन कर रही, तो सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर होगा, दैट इज वाटर। सेम एसिटिक एसिड होगा लेकिन डिसोसिएशन हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके फॉर्मूला ही चेंज हो जाएंगे अल्फा के लिए। ऑब्वियसली ये देखो सॉल्यूट तो सेम है, सॉल्वेंट चेंज करने पे आपका उसे कैरेक्टर चेंज हो गया उसका, है ना, डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है वो, बेटर ये बात करें तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बताता हूँ कि फॉर्मूलाज में कई बार पूछा जाए, अब तक ये इतना हाई फाई नहीं पूछा गया है, जहाँ तक मैंने एग्जाम्पल चेक किए कि हाँ ये बात क्लियर कट है, ये बात मेंशन की गई है कि आपकी जो एसोसिएशन है सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर होना चाहिए, डिसोसिएशन के लिए सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, जनरल बात करते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन बनना भी हुआ यहाँ से तो कैसे बनेगा, बेंजीन थी एसोसिएशन हुआ, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा इक्वल टू I-1 1/n - 1, 1/n का मतलब डायमेंशन हुई तो n/2 ले लेता हूं मैं, 1/2 - 1। ठीक है, यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी जी, I-1 अपॉन m-1। अब मुझे आप यहां बता सकते हैं कि जब डिसोशिएट होगा एसिटिक एसिड तो उसके कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, सबको पता है दो बनेंगे, एक H पॉजिटिव दूसरा CH3CO नेगेटिव। तो यहाँ पे ये 2 - 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, I-1। ठीक है जी, और यहाँ पे कितनी आ गई, ये 1/2 - 1 क्या आएगा, आप सबको पता है -1/2, जैसे -1/2, तो अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ I-1 कमिंग आउट टू बी, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जी यहाँ पे, अल्फा -2 +2 आ जाएगा आपका, अल्फा इज कमिंग आउट टू -2I+2। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब याद करो जो I था हमारा एसोसिएशन में I की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है, और यहाँ पे डिसोसिएशन में I हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपको दिख रहा है कि अल्फा क्या आने वाला है,
यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी अल्फा के बारे में कमेंट हो सकता है यहाँ पे आके, ठीक है। वो आई को रिलेट करेंगे जरूर, ये अब तक मैंने कुछ कहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि इन जनरल कभी आ जाए कि हो सकता है कि आप अल्फा को आई से रिलेट किया जाए किसी भी तरीके। आप देख सकते हैं अल्फा का फॉर्मूला चेंज हो चुका है, जो हो चुका है यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो है अल्फा का चेंज हो चुका है। सोल्यूट आपका सेम है, बस सॉल्वेंट का डिफरेंस है आपका, ठीक है जी। इसको, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अब हमने अल्फा के बारे में पता कर लिया, आई को वेंट ऑफ मैटर कैसे रिलेटेड था ये भी चेक कर लिया। तो जो मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो क्या हुई है उनको चेक करते हैं एक बार। तो मैं कहता हूं मॉडिफाइड इक्वेशंस मॉडिफाइड इक्वेशंस क्या हुई, पहले ही आपको पता है सबको, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होती है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट क्या है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका सबको फॉर्मूला पता है, डेल्टा पी अपॉन पी डिग्री, ये डिनोट करना तरीका शॉर्टकट, लेकिन जो रियल फॉर्मूला क्या है इसका आपको सबको पता है, पी डिग्री सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी डिग्री सॉल्वेंट। डन है जी। दिस शुड बी इक्वल टू, पहले क्या होता था, एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, लेकिन यहाँ पे जस्ट अब आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, उसका फॉर्मूला पहले के बी एम हुआ करता था, अब आई आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। अगेन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड है जी, डेल्टा टी एफ, आई के एफ एम हो जाएगा फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाए, पहले सीआरटी हुआ करता था, अब आपका आईसीआरटी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मॉडिफाइड फॉर्मुलास हो चुके हैं जब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, कि मतलब हमारा एबनॉर्मल मोलर मास की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझा दी है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेरी तरफ से मैं बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि हमें जितनी भी क्लैरिटी है वो सारी एक ही बार में हो जाए मेरे बच्चों, ठीक है। कोई और अगर कोई चीज़ है अगर मुझसे रह गई हो, वैसे तो रहेगी नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर मुझे और वीडियो बनानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा उसके बारे में एक बार, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है जी। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।